अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। पीएसटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिकॉज द बेसमेंट्स अगर आप देखें प्रोग्रामिंग का इसी से आप स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्रामिंग अप्रोच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्दर क्लासिफिकेशन आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आपको ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी लगेगा क्योंकि यही फंडामेंटल थिंग्स जो आपको सिखाई जा रही हैं सी में और इम्प्लीमेंट करी हैं जो आपने आई पीएसटी में, वही यूज होंगी आगे चल के जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगी आपके सेमेस्टर्स में। तो चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सी लैंग्वेज के भी लिए हैं, उनमें से क्वेश्चन को सिलेक्ट करा है और ये पैटर्न कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस को भी ध्यान में रखा हुआ है और उनके थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले हमने लिए और फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिया गया है। कुछ प्रोग्राम्स भी बताए गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें। एक्चुअली हर टॉपिक में इतने प्रोग्राम्स हैं कि आप करते करते थक जाएंगे। बहुत पैटर्न के प्रोग्राम्स आप करें या किसके प्रोग्राम्स करें तो बहुत सारी यानी वाइड सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मैंने पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से लिया है, जो आपका मॉड्यूल 4 है, व्हाट इज फंक्शन। बिकॉज ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। आप देखिएगा लास्ट ईयर 4 ईयर के पेपर्स में सीसीएस यूनिवर्सिटी का हो चाहे ये एमएससी यूनिवर्सिटी का हो तो ज्यादातर फंक्शन पूछा जाता है। तो व्हाट डू मीन बाय फंक्शंस एंड व्हाई डू वी यूज फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो देखिएगा फंक्शन का एक अपना रूल है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और स्पेसिफिक वो एक ब्लॉक क्या हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है आपके प्रोग्राम से। इसे सेपरेट करने का मोटिव भी यही होता है कि हमें ओवरऑल, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी लिया है प्रोग्राम और आपका कहीं गड़बड़ हो गया, मान लीजिए मैथमेटिकल क्या कहते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन सही नहीं आ रहा, तो आप स्टार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हम बना देते हैं तो सेपरेट ब्लॉक हो जाता है। एडिशन का फंक्शन है तो एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। So a function is in C is a block of code that perform a specific task. It has name, may take input parameters. इसमें name भी होता है, input parameters भी होते हैं और return values भी होती है to the calling function. In C language, all executable statements are written inside functions. In and every C program must contain at least one function, namely main. एक मेन फंक्शन तो जरूर होगा, यानी एक फंक्शन जरूर होता है। तो फंक्शंस को अभी खाली मैंने फॉर एग्जांपल लेके एक फंक्शन बनाया है। आप देखिएगा इंटीजर एडिशन इंट इंट। एक ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर आप देखें तो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स हैं इसके अंदर और रिटर्न टाइप है। तो उसके थ्रू मैंने एडिशन का कह सकते हो आप, एडिशन करा गया है 2 नंबर का एडिशन। एडिशन की वैल्यूज यहाँ से जा रही है, ये रिवर्स ऑर्डर में बनाया, आप इन मेन को ऊपर भी ले सकते हो और एडिशन को नीचे भी। तो एक एग्जांपल आप फंक्शन का करके दिखा देना, सिंपल सी बात है। तो सिंपल क्वेश्चन फंक्शन का ही आएगा। पूछ सकता है नेक्स्ट थिंग में टाइप्स क्या होते हैं तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो वाई वी यूज फंक्शंस इन सी लैंग्वेज आ जाता है कभी कभी, तो कोड रीयूजेबल हो जाता है। हम क्या करते हैं, सम का फंक्शन उठाया और दूसरे प्रोग्राम में कॉपी कर दिया तो क्या हो जाता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है। मॉड्युलरिटी, मॉड्यूल हो गया, लार्ज प्रोग्राम क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू स्मॉलर पार्ट्स जिससे हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी इजी होती है, इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो ये 4 इसके क्या हो गए आपके, वाई वी यूज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर। अब फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो मैंने सीरीज ली है ये क्वेश्चन बेस्ड ली है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नहीं है कि कोई पहली यूनिट से दूसरी यूनिट से, सारी यूनिट मिड सेंस में। तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो फंक्शन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के मैंने बताया, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइन करे गए, जैसे आपने यूज भी करा होगा स्क्वायर रूट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये आपके लाइब्रेरी फंक्शंस में आते हैं। गेट सी एच आप यूज करते हैं। आप बहुत सारे और भी फंक्शन यूज करते होंगे, स्ट्रिंग के,
मैथमेटिक्स के, तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस ये होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर बनाता है। तो अभी आपको जो एग्जांपल बताया था वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का था। एक्सप्लेन विद एग्जांपल बताना है। इन सी प्रोग्रामिंग फंक्शंस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू लाइब्रेरी फंक्शंस एंड टू इनटू लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो टाइप्स होता है। Library functions are provided by the C standard library, whereas user-defined functions are created by the programmers to perform a specific task. तो लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जांपल देख लीजिएगा। वो फंक्शंस जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, यानी कि प्री पहले से डिफाइंड है, वो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। आपने यूज भी करे होंगे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इनपुट आउटपुट के लिए। स्टूडियो डॉट एच की हेडर फाइल में होता है। स्क्वायर रूट मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैथ डॉट एच में, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग हैंडलिंग फाइल में स्ट्रिंग डॉट एच। तो आपको जब भी आप क्या लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं तो आपको एक हेडर फाइल, उनकी अप्रोप्रिएट हेडर फाइल आप इंक्लूड कराते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे होती है? हैश इंक्लूड से, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो लाइब्रेरी फंक्शन समझ में आ गया। दैट्स द सिंपल एग्जांपल। मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, तो स्क्वायर रूट का एस क्यू आर टी एक प्रीवियस फंक्शन से मैंने मैथ डॉट एच लगा दी हेडर फाइल। ये इसका आंसर निकाल के दे देगा आपको स्क्वायर रूट। तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना बहुत आसान होता है। क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, हमारे द्वारा ही बनता है। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब क्या कहाँ गया है, कोई प्रॉब्लम आई तो उसको देख करके हमें पता चलेगा कि हमें फंक्शन बनाना है नहीं बनाना। अगर फंक्शन बनाना है तो किस टाइप का फंक्शन बनाना है, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं आगे। दे इम्प्रूव मॉड्युलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। वही टर्म्स जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ऑफ द प्रोग्राम। टू क्रिएट द ए यूजर डिफाइंड फंक्शन द फॉलोइंग थिंग थ्री कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो तीन चीजें मेन हैं। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। तीन चीजें आती हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन हम सिस्टम को करते हैं, जो बताते हैं सिस्टम को कि इस दिस टाइप का हमने इस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर रखा है। यानी कि इट इन्फॉर्म्स टू द कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स। जैसे इंट सम, इंट इंट, ये सिस्टम को बताने के लिए यानी कंपाइलर को। एक होती फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है दैट्स द एक्चुअल कोड। इट कंटेन द एक्चुअल कोड, जो हमें कोडिंग लिखनी है, सम लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, डिवाइड लिखना है, वो एक्चुअल कोडिंग इसके अंदर आती है फंक्शन डेफिनेशन में। जिस टाइप का मैंने एक देखिएगा इंट सम नाम का फंक्शन बनाया है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिटर्न एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटीजर लेके। थर्ड इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? द फंक्शन इज इन्वॉक्ड यूजिंग इट्स नेम एंड आर्गुमेंट्स। फंक्शन कॉल का मतलब जहां से उसे कॉल करा जा रहा है कि उसकी वैल्यू वहां पे चाहिए। जैसे मैंने z इज इक्वल टू सम 10 5। अब सम की वैल्यू चाहिए तो मैंने दैट्स द कॉलिंग फंक्शन। तो z में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा कैसे? ये सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, और डेफिनेशन पे जाके वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा और फिर यहाँ पे वैल्यू वो ट्रांसफर करेगा। चलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल। फंक्शन डिक्लेरेशन देखिएगा ऐसी होती है जैसी फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं, बस उसमें सेमीकोलन का डिफरेंस होता है। देखिएगा यहाँ इंट है और इंट एक्स है, ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है। आप यहाँ पे भी इंट एक्स लिख सकते हैं, सेम टू सेम भी कॉपी कर सकते हैं, बस सेमीकोलन लगा होता है। फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आता, उसमें कोड आता है। और कॉलिंग, दैट्स द कॉलिंग। सम 10 and 5 मेन से काम चल रहा है, और सबसे पहले मेन z इज इक्वल टू सम, सम जाएगा सम के पास। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, 10 + 5 15। ये फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे 15, और z की वैल्यू हो जाएगी 15, और सम में z की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और देखिएगा प्रिंट कर देगा। तो सम इज इक्वल टू 15 इज द करेक्ट आंसर। अब फंक्शन बता तो चल गया, यूजर डिफाइंड भी होते हैं और प्री डिफाइंड भी होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं। तो अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं? तो एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आर इन सी आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ आर्गुमेंट्स।
and written values. User defined functions are classified into four categories. यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके किस कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखे हैं हमने? चार टाइप में। जैसे हम चार टाइप के फंक्शन बना सकते हैं यूजर डिफाइंड। सबसे पहला है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटन वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटन वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटन वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटन वैल्यू। चलते हैं पहले फंक्शन की तरफ। पहला फंक्शन कहता है फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट ना हो और कोई रिटर्न वैल्यू ना हो, यानी फंक्शन खाली हो। देखिएगा वॉइड हेलो, हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड हेलो नाम का, जिसकी रिटर्न टाइप क्या देती? ना तो कोई रिटर्न टाइप है, नो रिटर्न। तो जब रिटर्न टाइप नहीं होती तो वॉइड, और नो आर्गुमेंट्स। इस देखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, हेलो के अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। तो हेलो ने हेलो जैसे ही कॉल करेगा तो हेलो हेलो के पास जाएगा, हेलो आई एम ए फंक्शन, और ये वापस आके गेट सी एच यानी कि प्रिंट कर देगा आपको। ये चीज किस लिए लगा रखी है आपको पता होना चाहिए, कंपाइलर के लिए। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटन वैल्यू, data is passed from calling function to the called functions. The function perform operations but does not return any value. जैसे वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वैल्यू फंक्शन के पास नहीं जाएगी। जैसे मैंने बनाया वॉइड मेन ए और बी, एंटर वैल्यू कराई ए और बी की, ऐड एक फंक्शन बना दिया ए कॉमा बी। अब ये वैल्यू जैसी है, ऐड फंक्शन है, एक ही वैल्यू मैंने जो भी रीड करी होगी 5 और 2, अगर जैसी करी होगी ये कहाँ पहुंच जाएगी? फंक्शन के पास। देखिएगा ये है फंक्शन डेफिनेशन। और ए की वैल्यू एक्स में स्टोर, बी की वैल्यू वाई में, 5 और 2। इसने 5 और 2 का सम करा, जेड में आ गया 7 और प्रिंट आ गया जेड। तो इस टाइप के आपके फंक्शंस के प्रोग्राम जरूर कर लीजिएगा। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू एक्सप्लेनेशन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसके भी वैसे ही है। रिटर्न वैल्यू, अब वैल्यू यहां देखिएगा, रिटर्न का मतलब है कि मेन के अंदर प्रिंट होगी वो वैल्यू। तो देखिएगा मेन के अंदर सम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करी जाती है और सी के थ्रू ये प्रिंट हो जाएगी। और फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू का मतलब है जैसे ही आपने कोड लिखा, वैल्यूज पास करी, वैल्यूज में जैसी सम हुआ वो रिटर्न कर गई सीक्वेंस। तो ये चार टाइप के कोड से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और फंक्शंस का ये पूरा पार्ट आपका खत्म होता है। एक आता है रिकर्सिव फंक्शन, क्या होता है? दैट्स द रिकर्सन। तो रिकर्सन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बाय विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन क्या करता है खुद को ही कॉल करता रहता है बार बार। अभी तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, फंक्शन कभी कभी खुद को ही कॉल कर लेता है अपने आप ही। इट रिपीटेडली अंटिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती तब तक वो चलता रहता है। जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इन रिकर्सन ए फंक्शन सॉल्व्स ए प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू it into smaller subprograms. Each time the function call itself a new set of local variable is created in memory. तो रिकर्सिव फंक्शन का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बहुत बार पूछा गया है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो पेपर में भी आ सकता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, पढ़ लीजिएगा। ये रिकर्सन के थ्रू है। रिकर्सन बार बार रिकर्सिव फंक्शन बनाया मैंने। देखिए रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बार बार कॉल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन बार बार कॉल कैसे हो रहा है। देखिए वॉइड मेन से आप चले, नंबर की वैल्यू 5 है, प्रिंट एफ, मैंने प्रिंट एफ के अंदर ही फंक्शन कॉल करा, फैक्टोरियल नंबर, नंबर की वैल्यू 5, फैक्टोरियल 5 कहाँ गया? फैक्टोरियल यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या हो गई? 5। क्या एन की वैल्यू 0 है? नहीं। तो हम एल्स कंडीशन पे जाएंगे, तो अब इसने क्या रिटर्न कर दिया? 5 × फैक्टोरियल 5 - 1, यानी 5 × फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 ये वापस यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही, फैक्टोरियल 4 किसे कॉल कर ले रहा? फिर से एन की वैल्यू क्या हो गई? 4, फिर एन की वैल्यू 3, फिर एन की वैल्यू 2, फिर एन की वैल्यू 1, और फिर एन की वैल्यू जैसी 0 होगी ये 1 खत्म होगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो दैट्स द रिकर्सिव फंक्शन। एक्सप्लेन अबाउट एल्गोरिथम्स, तो एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, आपने अपनी स्टेप्स के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा, और वो स्टेप्स आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होनी चाहिए? एक उनकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट, लिमिट तय होनी चाहिए, यानी है कि इनफाइनाइट हो जाए स्टेप्स। तो an algorithm is a finite set of well-defined instructions which
when followed step by step, solve a particular problem or accomplish a specific task. An algorithm takes input, process it through a sequence of steps and produce output. इसमें कौन कौन सी होती है? इनपुट, आउटपुट, डिफाइनाइटनेस एंड फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इनपुट क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी वैल्यू आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर्स जो भी है, आउटपुट जिस जो प्रोसेस करके रिजल्ट मिलता है। डिफाइनाइटनेस, ईच स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। जैसे स्टेटमेंट एक दे रखा है इसमें, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी तो करेक्ट है, एड बी और सी टू ए, दैट्स द एम्बिगुअसनेस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, यानी एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप्स के बाद खत्म होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो चलती रहे। इट शुड नॉट रन फॉर एवर। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, every instruction should be simple and executable. Step must be basic enough to be performed using pencils and paper. सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए ऐड करना है दो नंबर्स को, तो स्टार्ट करा, नंबर्स लिए, कंप्यूट सम करा, डिस्प्ले सम करा, स्टॉप। देखिएगा सिंपल एग्जांपल ही बनाना है एल्गोरिथम का, ऐसा नहीं है डीप आप डीपली उसे एक्सप्लेन करें। फ्लो चार्ट देखिएगा, एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट आता जरूर है पेपर में। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि डिजाइन की फॉर्म में बनाना होता है, और इट शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स कनेक्टेड बाय एरोज। यानी कुछ सिंबल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एरोज के थ्रू। इन अदर वर्ड्स, ए फ्लो चार्ट कन्वर्ट ए टेक्चुअल यानी टेक्स्ट की फॉर्म एल्गोरिथम इनटू विजुअल फॉर्म्स। यानी पहले हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। इससे पहले भी हम स्यूडो कोड बनाते हैं, स्यूडो कोड का क्वेश्चन भी आएगा, देखिए मैंने दे रखा है स्यूडो कोड्स क्या होते हैं। तो वो जस्ट लाइक एन एल्गोरिथम ही होते हैं, और थोड़ा सिंपल एल्गोरिथम से भी सिंपल हो जाते हैं। तो देखिएगा फ्लो चार्ट के सिंबल कौन कौन से हैं। सबसे पहले ओवल्स, ये क्या करता है, ये स्टार्ट और स्टॉप का है, देखिएगा ये रेक्टेंगल कैलकुलेशन करने के लिए। एरो फ्लो बताता है डायमंड कंडीशंस के लिए, लूप्स के लिए। और पैरेललोग्राम इसलिए है इनपुट एंड आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। तो ये पांच टाइप के सिंबल्स मेनली यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। मैंने दो फ्लो चार्ट बना रखे हैं, एक तो इवन ऑड का और एक बना रखा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू नंबर्स स्टार्ट, नंबर वन नंबर टू, सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, प्रिंट कर दिया सम। एक दूसरा फ्लो चार्ट बनाया, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू चेक द नंबर इज इवन। इसमें हमने कंडीशन का भी यूज करा है। स्टार्ट, अगर नंबर कट जाता है दो से तो वो क्या होगा, इवन, नहीं तो वो ऑड नंबर। एंड, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं ये वाले। एक मैंने और इसमें ग्रेटर नंबर का भी बता दिया कि अगर कोई नंबर बड़ा हो, ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा हो जाएगा नंबर, और बी नहीं तो बी बड़ा हो जाएगा। देखिएगा डिजाइनिंग पैटर्न वैसे ही है, सिंपल है, आप बना सकते हैं एल्गोरिथम। और इसकी एल्गोरिथम भी इसलिए लिख के दिखाइए कि एल्गोरिथम भी आनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करा, इनपुट ए एंड बी, देखिएगा वैसे ही लिख रहे हैं हम। इफ ए ग्रेटर देन, इफ नहीं लगाना पड़ा, हमने ए ग्रेटर देन बी लिखा। यस पे हम जाएंगे, इफ पे यस होता है वहां पे तो आउटपुट ए, नहीं तो एल्स पे हमने क्या कर दिया, बी, और स्टॉप। देखिएगा सेम चीज एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में मिलती है, बस ये आपका टेक्सचुअल फॉर्म को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कर दिया जाता है। एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज, अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो सी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। देखिएगा टाइप ऑफ डेटा का मतलब है किस टाइप का डेटा सी एक्सेप्ट कर सकता है, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो आप सोचिए आपके पास कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऐसे होते हैं, अगर हम डिस्कस करें, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, अगर आप देखें ये बेसिक होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में डेटा जा सकता है। और नंबर दो टाइप के होते हैं, दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले, या अल्फाबेट्स की फॉर्म में डेटा जा सकता है, या दोनों को मिक्स करके डेटा जा सकता है कुछ। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर, ईच डेटा टाइप हैज अ प्री डिफाइंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स रेंज। हर किसी डेटा टाइप की पहले से ही डिसाइडेड मेमोरी है और स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम उसका यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स भी हमें पता हो, प्री डिफाइंड है, तो सारी चीजें हमें पहले से ही मिलेंगी करी कराई, हमें तो खाली उनका यूज करना।
C supports various data types, handle different kinds of data efficiently. तो सी ने 4 टाइप से आपको डेटा कैटेगराइज करा। जैसे पहले प्राइमरी फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ड्राइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और वॉइड डेटा टाइप्स। तो आप इन सब के बारे में पढ़ लेना। प्राइमरी कौन से होते हैं मैंने बताया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। ये आपके प्राइमरी हैं, जो प्राइमरी डेटा टाइप जिन्हें हम बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। तो प्राइमरी में भी इंटीजर टाइप जब आता है, तो इंटीजर में भी बहुत सारे इंटीजर हैं। देखिए, इंटीजर, साइन इंट, अनसाइन इंट, अनसाइन इंट, अनसाइन लॉग इंट, अनसाइन शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग इंट। तो देखिएगा, ये रेंज के अकॉर्डिंग यूज करे जाते हैं। ज्यादातर हम इंट यूज करते हैं, तो उसकी रेंज होती है 32,768 से 32,767, माइनस से पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और फॉर्मेट यूज करते हैं परसेंटाइल डी। तो इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, होल नंबर्स, यानी कि बिना दशमलव वाले नंबर्स, वो इंटीजर्स कहलाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एक रेंज है, अगर 40,000 हुआ तो वो इंटीजर नहीं होगा, फिर वो तो आपका उसकी रेंज बढ़ जाएगी। कैरेक्टर टाइप, सिंगल कैरेक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज ए कैरेक्टर टाइप डेटा। कैरेक्टर आर यूजली स्टोर्ड इन 8 बिट ऑफ इंटरनल स्टोरेज। अगर आप देखें तो 8 बिट ऑफ इंटरनल स्टोरेज में यूज होते हैं। ये भी साइंड होते हैं और अनसाइंड होते हैं। तो अगर साइन कैरेक्टर इजिकल टू 1 अगर हम देखें, तो बाइट इजिकल टू हो जाएगी -128 टू 120 प्लस 127 तक। और कैरेक्टर कितना लेता है, परसेंटाइल सी फॉर्मेट। तो कैरेक्टर का स्टोरेज कितना हो गया, 1 बाइट, -128 से +127, यानी 8 7 15 255 के करीब नंबर्स को स्टोर करता होगा परसेंटाइल सी फॉर्म। अनसाइन कैरेक्टर भी 1 बाइट लेता है, और 0 से 255। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता, और परसेंटाइल सी फॉर्मेट। कॉमन एरर्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर, यूजिंग, नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, थर्ड इज द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन 32 बिट्स। कितने बिट्स में स्टोर होते हैं, 32 बिट्स, with 6 digit of precision, with accuracy provided by the floating point is numbers in non is not sufficient। जैसे फ्लोट 4 है, तो बाइट कितनी होगी, 3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻+38 तक। और इसे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट परसेंटाइल एफ। फ्लोट 4 बाइट में स्टोर होता है, और ये उसकी रेंज है। यूजर डिफाइंड अब डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, सी सपोर्टिव फीचर्स नोन एज टाइप डेफिनेशंस दैट अलाउ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग टाइप। सिंटेक्स उसका हो जाता है टाइप डेफ, हम लिखते हैं उसके आगे डेटा टाइप और आइडेंटिफायर नेम। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब आप बनाएंगे, अभी तो आप खाली प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स, कौन कौन से टाइप्स का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर आप देखते भी हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस, ये आपने यूज भी करे होंगे। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर या कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल और डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ये मैनिपुलेट करते हैं वैल्यूज और वेरिएबल की वैल्यूज को। एक सिंबल होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ये नंबर ऑफ कैटेगरीज है इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, स्पेशल। कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 3 ऑपरेटर्स के नाम कोई भी। तो अरिथमेटिक का ऑपरेटर कौन से होते हैं, मैंने बताया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। ये बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है। एक प्रोग्राम बना देना, सिंपल, इंट ए बी, ए की वैल्यू ऐसी, तो जिस टाइप का अगर आ जाता है तो प्रोग्राम बना दे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिसमें कंपेयर करी जाती है वैल्यू को। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज एंड टेक सर्टेन डिसीजंस। जैसे, और ये रिजल्ट देते हैं इधर 0 और 1। जैसे 35 को चेक करा, 13 इज ग्रेटर देन 35, तो दैट्स द फॉल्स, तो दैट्स द वैल्यू 0। और 53 इज ग्रेटर देन 35, यस, दैट्स द ट्रू। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। कौन कौन से, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और डबल इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। एक एग्जांपल दे दें।
लेस देन वाई। अगर आप ये प्रिंट कराएंगे 4 <5, तो ये क्या प्रिंट करेगा? बिल्कुल सही है, 5 बड़ा है, एक आंसर। नहीं तो इक्वल टू लगा दिया आपने ऑपरेटर, इसमें से कोई भी लगा के देख ले, तो 0 आंसर। ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे ही काम करते हैं जैसे आप एंड गेट डिजिटल में आपने पढ़ा है, एंड और नॉट गेट वाला कॉन्सेप्ट। बस इसमें जो लगाने का तरीका है ऑपरेटर्स का डबल होता है, देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ऐसे ही हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर को असाइन करना वैल्यू को, जैसे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई इज यानी इक्वल टू ऑपरेटर को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एक्स इजिकल टू 5, वाई इजिकल टू 3, असाइनमेंट कर दिया 5 को किसमें? एक्स के अंदर। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, x+5, x+ इजिकल टू वाई। इसका मतलब होता है एक्स इजिकल टू x+y, यानी x+y का मतलब 5+3 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इजिकल टू x-y, यानी 5 - 3 इजिकल टू 2। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटर है और बहुत जगह यूज करे जाते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। इसमें भी दो टाइप हो जाती हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, तो देखिएगा प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो y इज इक्वल टू प्लस m की वैल्यू कितनी? 5। तो पहले तो y की m की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 5 की वैल्यू हो गई 6। देखिएगा m की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट कर दी? 6। तो m की वैल्यू तो 6, और फिर क्या करा? इसे y में असाइन करा, तो 6y में भी आ गया। अब y इज इक्वल टू, अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है? m++। इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, पहले क्या हो जा रहा है? m किस में असाइन कर दिया जा रहा है? y में। m की वैल्यू कितनी है? 5। अभी ये वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं, यही सेम लेते हैं। m की वैल्यू क्या ली हमने? 5। तो 5 किस में असाइन हो गया? y के अंदर, तो y की वैल्यू देखी 5 आ गई। अब m अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m++। 5 की जगह 5 का इंक्रीमेंट भी करना, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 6। दैट्स द सिंपल रिप्रेजेंटेशन। कंडीशनल ऑपरेटर देखिएगा, ये कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका एक पेयर होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन, क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन इज अवेलेबल टू कंस्ट्रक्ट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इफ एक्स इजिकल टू, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्वेश्चन मार्क ए या बी। अगर 10 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 45 है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी। बी का आंसर क्या आएगा? 45। बिटवाइज ऑपरेटर वैसे ही ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर। बिट को शिफ्ट करना होता है लेफ्ट और राइट में। पढ़ लीजिएगा इसका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। व्हाट इज एन एरे? एरे का कभी कभी पूछ ली जाती है, एरे आ जाता है एक क्वेश्चन एरे का, आपकी लास्ट यूनिट से है। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा, सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी जिसमें सिमिलर, अभी तक हमारे पास एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन एरे क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि एक वेरिएबल के अंदर आप आ अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगा, एक आप एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं एक से ज्यादा एक ही वेरिएबल के अंदर। बट क्या होगा? सेम टाइप के होने चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, और फ्लोट है तो फ्लोट। इट अलाउ एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग इन ए सिंगल वेरिएबल नेम और एन इंडेक्स। तो सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप, एरे का नेम और साइज। डेटा टाइप क्या बताता है? टाइप ऑफ एलिमेंट, किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। एरे का नेम क्या बताएगा? नेम ऑफ द एरे। और साइज क्या? कितने एलिमेंट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने 5 एलिमेंट का यूजर से इनपुट लिया और उसे प्रिंट करा दिया, तो एरे देखिएगा, एरे 5 है, मैक्सिमम साइज दे रखा 5। 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं तो लूप चलाना पड़ेगा, और एड्रेस ऑफ AI। और ऐसे ही प्रिंट कराना है तो फिर से लूप चलाना होगा, और इसमें एड्रेस हटा दिया जाएगा। तो बस ये 5 एलिमेंट इनपुट कराएगा और 5 ही प्रिंट करा देगा। डिस्क्राइब ऑल द वेरिएंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट विद द क्लियर सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट्स के वेरिएंट बताइए। तो सबसे पहले तो 4 वेरिएंट होते हैं इसमें: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, और इफ एल्स लैडर या एल्स इफ लैडर।
इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट तब काम करता है अगर कंडीशन ट्रू है, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। द कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक इज स्किप्ड। ब्लॉक क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वॉइड मेन इंटीजर नंबर की वैल्यू दे दी 10। 10 10 क्या बड़ा है जीरो से, बिल्कुल सही। तो हम आए नंबर इज पॉजिटिव। अगर 10 की वैल्यू -10 होगी तो ये लूप के अंदर जाएगा नहीं और कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। ऐसी इफ एल्स स्टेटमेंट, या तो कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोनों इसमें आ जाते हैं। एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, अनदर ब्लॉक इज द कंडीशन इज फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स में, इसमें तो आपका फॉल्स पे चल नहीं रहा था, ट्रू पे चल रहा था। इफ स्टेटमेंट में इसमें ट्रू फॉल्स दोनों पे चलता है। अगर कंडीशन सही होगी तो ट्रू वाला चलेगा स्टेटमेंट, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। और एल्स में ये वाला, अगर ये नहीं चलेगा तो ये वाला चलेगा, ये चलेगा तो ये, दोनों में से एक चलेगा। एग्जाम्पल, नंबर की वैल्यू -5 है, नंबर की वैल्यू बड़ी है क्या, नहीं। तो ये वाला ब्लॉक तो चलने का नहीं, ये वाला चलेगा। तो हमने इसके अंदर लिख दिया नंबर इज नेगेटिव, देखिएगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोग्राम बना दिया। और नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स, एक यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना, वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। इफ an if else statement inside another if else blocks used for multiple decision making labels. There's the syntax, syntax जरूर लिख के आइएगा। और ये इसका एग्जांपल, अगर नंबर, मैंने नंबर की वैल्यू जीरो ले ली, नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी है या नंबर, और बड़ी हो या बराबर हो। इफ नंबर इज इक्वल टू, अगर वो जीरो के बराबर है तो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। एल्स में चला गया पॉजिटिव और एल्स में चला गया निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव का ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, देखेंगे इसे। एल्सिफ लेटर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन जब आ जाती है, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीडेड टू बी चेक सिक्वेंशियली, वन बाय वन चेक करना पड़ता है। जैसे आपको देखेंगे, आपने परसेंटेज का वाला प्रोग्राम करना है कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 45 से ज्यादा सेकंड डिवीजन, 33 से ज्यादा थर्ड डिवीजन, ऐसे ही आप, और नहीं तो फेल। तब आप यूज एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन तो दिए होते हैं लेकिन चलता एक ही है। इट evaluates an expression and executes one of the many code blocks based on the values of the expression. It is an alternative to multiple if else and if else statements when there are multiple discrete value to check। जैसे इसका सिंटेक्स हो गया, स्विच केस वन या केस टू या डिफॉल्ट, और ब्रैकेट क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने दो नंबर लिए हैं, दोनों मुझे ऑपरेशन करना था, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मैंने दो नंबर लिए और एक ऑपरेटर एंटर करा लिया, जो किस टाइप का होगा, करेक्टर टाइप का। जैसे ही मैं प्लस साइन एंटर कराऊंगा तो प्लस वाला चलेगा और एडिशन कर देगा, माइनस वाला करूंगा तो माइनस वाला चलेगा, सब्ट्रैक्शन कर। सबके नीचे ब्रेक है तो इसलिए सारे एग्जीक्यूट नहीं है, वन वही केस एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए मैंने कोई और ऑपरेटर एंटर करा दिया, एड्रेस, तो एड्रेस ऑपरेटर इसमें गिवन नहीं है, चार ऑपरेटर, तो ये जाएगा डिफॉल्ट, इनवैलिड ऑपरेटर बता देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। तो लूप्स आपके क्या होते हैं, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है दैट अलाउ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, बार बार चलता रहे जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो आपका बाहर आ जाएगा। अगर आपने कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जो इनफाइनाइट चल जाएगी तो लूप को बाहर नहीं आ पाएगा, वो उसमें रिवर्स चलता रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे आपने रेंज दे रखी होगी। तो टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, तीन टाइप के लूप है। तो व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाती है, कंडीशन इज चेक फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द लूप। सिंटेक्स आप देख लें, एक एग्जांपल, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, प्रिंट आई करा दिया, आई प्लस प्लस, यानी 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करेगा। सेकंड इज द डू वाइल लूप। डू वाइल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक बाद में होती है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, चाहे वो स्टेट कंडीशन गलत हो या सही हो। तो ये द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट
and then check the condition. Ensure the loop is executed at least once. If even if the condition is false, कंडीशन false पे भी चल जाता है बेचारा डू while लूप। तो सबसे पहले देखिएगा आई इज इक्वल टू वन, डू आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू प्लस प्लस करी, वाइल आई लेस देन इक्वल टू फाइव, फाइव तक चलता रहे। वाइल और डू वाइल में क्या अंतर होता है? वाइल में तो सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन डू वाइल में सेमीकोलन लगाना पड़ता। For loop, the for loop is used to number of iteration is known as in advance। combine initial, इसमें क्या होता है, एक combine स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर तीनों चीजें आ जाती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सिंटैक्स ये है आपका। और एग्जांपल देखिएगा, एक ही उसके अंदर इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी लगा दी और इंक्रीमेंट भी कर दिया। तो फॉर लूप का सिंपल एग्जांपल, जितना भी सिंपल एग्जांपल आप बना सकते हो उतना बनाइए। और ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस में एग्जांपल जरूर देना है, प्रोग्रामिंग बेस्ड, उससे रिलेटेड प्रोग्राम जरूर बना के आए। ऐसा ना हो बिना प्रोग्राम, मैं देखो हर किसी में प्रोग्राम्स को ले रहा हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, ब्रेक, कंटी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक क्या होते हैं? ये एक जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं सारे ही। इन्हें क्या कहते हैं? जंपिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। और ये क्या करते हैं? नॉर्मल सिक्वेंशियल फ्लो को, यानी स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा था उस फ्लो को क्या कर देते हैं? अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दे अलाउ द प्रोग्राम टू जंप टू ए डिफरेंट पॉइंट इन द कोड बेस्ड ऑन द कंडीशंस और अनकंडीशनली। या तो वो कंडीशनली होते हैं या अनकंडीशनली। तो इसे हम जंपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ब्रेक, कंटिन्यू, गो। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ये इमीडिएट टर्मिनेट कर देता है। किसे करता है? स्विच केस के अंदर आपने यूज करा होगा या लूप के अंदर। लूप को भी टर्मिनेट कर देता है और स्विच केस को भी। कैसे? ब्रेक का देखिएगा सिंटैक्स ये है ब्रेक का। कैसे हमने यूज करा है? आई से एक लूप चलाया, आई का वन से फाइव तक। जब आई की वैल्यू फोर हो तभी ब्रेक हो जाए, तो वन पे चलेगा, टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा। जैसे ही फोर आएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे और कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वन टू थ्री तक प्रिंट करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? ये स्किप करता है करंट इटरेशन, यानी वही इटरेशन स्किप कर देता है जिसपे वो कंटिन्यू लगा हुआ है ऑफ द लूप, एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन यूज। ज्यादातर हम इसे यूज करते हैं फॉर वाइल और डू वाइल लूप में। सिंटेक्स क्या है? कंटिन्यू, खाली कंटिन्यू के आगे सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू वन से फाइव, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इज इक्वल टू थ्री। तो वन पे चला प्रिंट कर दिया, टू पे चला प्रिंट। जैसे आई थ्री पे आया तो इसने कहा कंटिन्यू, कंटिन्यू ने जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा ये कहाँ चला जाएगा? फिर से फॉर, प्रिंट नहीं करेगा तीन पे। यानी वन पे करेगा, टू पे करेगा, थ्री पे प्रिंट नहीं करेगा, फोर पे करेगा और फाइव पे करेगा। Go to statement. Unconditionally jump to be labeled statement in the same function. Used in any part of a function but not recommended because it can make code hard to read and maintain. तो go to का यूज करा जाता है बहुत कम। जैसे go to लेवल ये वहीं पे भेज देता है कंट्रोल्स को, जहाँ जहां उसने उसकी इच्छा होती है। जैसे गो टू लेबल, लेबल कहाँ भेज दिया? लेबल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बनाया है, देखिएगा इंट आई इज इक्वल टू वन स्टार्ट। गो टू देखिए यहाँ लगाया है, सबसे पहले स्टार्ट पे स्टार्ट वाला नहीं चला, प्रिंट ये जाएगा सीधे प्रिंट आई, आई प्लस प्लस आई, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, गो टू स्टार्ट। जैसे ही हम यहाँ आए तो ये स्टार्ट वाले कहाँ भेज दिए जाएंगे? फिर से स्टार्ट, फिर से स्टार्ट, फिर से स्टार्ट, ये चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। गो टू जंप्स बैक टू द लेबल स्टार्ट अंटिल आई लेस देन इक्वल टू, आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू डी एरे? टू डायमेंशनल एरे क्या होती है? ये क्या होती है? एक रो और कॉलम का एक जाल होता है, कह सकते हो। सम मैट्रिक्स लाइक डेटा भी कह सकते हैं, और टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो रो और कॉलम में जो आप स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो आपकी टू डायमेंशन एरे कहलाती है। ये आपकी क्या होती है? जनरल सिंटेक्स अगर आप देखें तो इसमें दो होते हैं, एक तो थ्री और फोर लिख रखा है, तो रो एंड कॉलम। थ्री रोज एंड फोर कॉलम, टू रोज और फाइव कॉलम। यहाँ का देखिएगा ब्रैकेट खत्म हो गए, टू रोज और थ्री कॉलम्स। तो ये इंटीजर का हो गया, ये फ्लोट का हो गया, ये कैरेक्टर का हो गया। एक एग्जांपल बता दिया सिंपली, टू क्रॉस थ्री की एक एरे एलिमेंट एंटर कराए हैं और उसे प्रिंट करा दिया, मैट्रिक्स को टू क्रॉस थ्री का।
देखिएगा 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम। सॉल्व प्रोग्राम्स आपको करने हैं, परफॉर्म एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन कर लीजिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आ सकते हैं प्रोग्राम्स तो जरूर कर ले। डिफाइन सी स्ट्रिंग्स, इस स्ट्रिंग क्या होती है? हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज सी स्ट्रिंग विद एन एग्जांपल। A string in C is a sequence of characters terminated by the null character। कहाँ टर्मिनेट होता है? नल कैरेक्टर पे टर्मिनेट होता है। और ये क्या होती है? एक सीक्वेंस होता है, जैसे विकास, VIKAS, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गए। टर्मिनेटेड क्या होंगे? नल कैरेक्टर। सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? नल मिलेगा एस के बाद। स्ट्रिंग आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स का ही होता है, क्योंकि अगर आप देखें कैरेक्टर एरे कौन सी होगी? स्ट्रिंग ही कहलाती है। The null character marks the at the end of the string. The C strings are not a separate data type. They are character array। इसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर एरे। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? कैरेक्टर, STR और साइज, एरे का नेम और साइज। जैसे मैंने कैरेक्टर बनाया नेम 10, यानी 10 साइज के नेम के आ सकते हैं मेरे पास। अगर कोई मैंने रामचंद्र शास्त्री हो गया तो ये तो बहुत बड़ा नेम हो गया, तो ये इसका नाम क्या करना पड़ेगा? साइज आपको बिगर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नाम लिया विकास, सिटी 20, माई नेम इज %s, विकास प्रिंट कर देगा। एंटर योर सिटी, सिटी को एंटर, यानी इसमें दोनों चीजें करी हैं, एक तो डायरेक्टली प्रिंट भी करा दिया स्ट्रिंग को, और एक इनपुट भी ले रहे हैं। सिटी को इनपुट लिया, स्कैन है %s सिटी, और प्रिंट करा दिया। तो दोनों चीजें इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे गेट्स, गेट सी, गेट कैर, पुट, पुट स्कैर। आप इस फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना जरूर, पूछे जाते हैं कभी कभार, आ जाते हैं पेपर में। तो एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस विद एग्जांपल्स। स्ट्रिंग लेंथ, कॉपी, कंपेयर और कैट। कैसे इसको बताएंगे? तो सबसे पहले लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ, किसी की स्ट्रिंग एक अपनी लेंथ को आइडेंटिफाई कर देता है कितने अल्फाबेट्स में होगा। तो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर ऑफ द कैरेक्टर इंक्लूडिंग नल। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली है विकास कुमार, ये देखिएगा 5 5 10 और एक स्पेस है 11। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लिया, STRLEN, और उसके अंदर बस ब्रैकेट के बाद STR पास कर दो, स्ट्रिंग का नेम। जैसे ही आप ये पास कर देंगे तो स्ट्रिंग लेंथ जो भी होगी वो कैलकुलेट करके लेंथ में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लिया, तो ये 11 आ जाएगी इसकी लेंथ, और आंसर मिल जाएगा आपको। स्ट्रिंग कॉपी, सेम टू सेम स्ट्रिंग कॉपी, कॉपीज द कंटेंट वन ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अनदर। एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का, डेटा कॉपी करना। जैसे स्ट्रिंग 1 हेलो है, स्ट्रिंग 2 में कुछ भी नहीं दे रखा, मैंने लिखा स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 का डेटा कहाँ कॉपी हो गया? स्ट्रिंग 2 में। STR कॉपी फंक्शन लगा। अगर हम STR 2 को प्रिंट कराएंगे अब, तो क्या होगा? STR 1 का डेटा जब STR 2 में कर गया तो हेलो कहाँ पे पहुंच गया? हेलो स्ट्रिंग 1 में भी हो गया और स्ट्रिंग 2 में भी हो गया। स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, 1 बाई 1 कंपेयर होती है, तो स्ट्रिंग कंपेयर में एक में एप्पल आ गया, एक में ऑरेंज। ए और ओ मैच कर रहे हैं क्या? अगर मैच करते हैं तो स्ट्रिंग आर इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कैट कॉन्केटेनेशन क्या होता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है। तो कैसे जोड़ेंगे? एक स्ट्रिंग में हेलो है, दूसरी स्ट्रिंग में वर्ड है, स्ट्रिंग कैट फंक्शन लगा देंगे, डायरेक्टली यूज हो रहा है। STR 1 और कॉमा STR 2, और जैसे ही ये लिख देंगे, एंटर मारेंगे, STR 1 को प्रिंट कराना होगा, डेटा कहाँ चला जाएगा? STR 1 में, और वो ऐड हो गया होगा। तो देखिए हेलो वर्ड आपका करेक्ट आंसर आ गया। एक्सप्लेन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब डिजिटल कंप्यूटर में साइन नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। टू मोस्ट कॉमन वाइडली यूज मेथड है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हम नंबर्स को, हम साइन नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टू को कॉम्प्लीमेंट से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की विधि है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इनवर्ट ऑल बिट्स। 0 से 1 कर दो, 1 से 0 कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया बाइनरी नंबर 10111001। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और 1 की जगह 0।
अगर इसी में -5 का निकालना हो वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब -5 का निकालना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी निगेटिव नंबर दिया गया हो उसको हम खाली पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो +5, हमने इसे क्या कर लिया, निगेटिव हटा दिया, +5 मान लिया। तो +5 को हमने 8 बिट में रिप्रेजेंट करा तो हमारे देखिएगा 101 होता है। 5 का क्या होता है बाइनरी, 101। सबसे पहले इनवर्स ऑल बिट्स कर दें, तो जितनी भी थी सारी बिट 0 से 1 हो गई, 1 से 0 हो गई। और फिर उसमें क्या करा हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 8 बिट, दैट्स द आंसर। यही आपका आंसर हो गया, इन्वर्ट करना। देखिएगा, और जैसे ही आप इन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 1 आपका मिल जाएगा। तो 1 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव नंबर को। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, अगर साइन मैग्नीट्यूड देखें तो 0 को हम पॉजिटिव निगेटिव मानते हैं, और नहीं, 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं और 1 को हम निगेटिव मानते हैं। ऐसी टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है। The two's complement of a binary number is obtained by the findings the ones complement। सबसे पहले हम ones complement फाइंड करते हैं, फिर two's complement निकलता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले बाइनरी नंबर लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। देखिएगा वंस कॉम्प्लीमेंट 1011 का क्या आ जाएगा, 01001110। और फिर उसमें क्या कर देंगे, ऐड 1 कर देंगे। जैसे ही ऐड 1 करा तो 01 का 1, 110010। तो देखिएगा बहुत आसान है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। निगेटिव नंबर का जब आपको निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले निगेटिव को बताना हो, टूज कॉम्प्लीमेंट सबसे उसे पॉजिटिव मानिए। 8 बिट में अगर कह रखा है या 16 बिट में कह रखा है उसे रिप्रेजेंट करिए। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो वो आपको -5 का क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ आप यूज करने हैं, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं, जिनसे यूजर इनपुट दे पाता है और आउटपुट मिलता है उसे। और उसके लिए आपको उसकी हेडर फाइल लगानी पड़ती है, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आपको हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी। तो इनपुट फंक्शन आपका मैंने खाली एक ही लिया है, आप और भी बता सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन, इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स लिख दिया और एक एग्जांपल दे दो, सही है, सिंपल सा। ऐसे आउटपुट फंक्शन लीजिए। प्रिंटफ मैंने आउटपुट फंक्शन लिया है, इसकी हेडर फाइल कौन सी होती है बता दीजिए। आउटपुट एक सिंटेक्स इसका ले लिया, प्रिंटफ को कैसे हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू को, और एक एग्जांपल। और एक आप टोटल एग्जांपल भी बता सकते हैं इसका, जस्ट जस्ट लाइक दैट। इनपुट प्रिंटफ का भी आ गया, स्कैनफ भी आ गया, दोनों ही चीजें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, एलोबरेट द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक सिस्टमेटिक वे होता है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर ले, करेक्ट वे में, इफिशिएंट और रिलायबल सॉल्यूशन मिलना चाहिए। द कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो चार हैं। कैसे हम प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर रिव्यू लेते हैं। दैट्स द 4 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में क्या करना था, दिस स्टेप मेंट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग। क्या कह रहा है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, उसमें हम करते हैं व्हाट गिवन इनपुट, व्हाट रिजल्ट आउटपुट, नोट एनी रूल्स और कंडीशन, थिंक अबाउट स्पेशल केसेस। ये सारी चीजें हम उसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिस्ट क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, और कैन नंबर्स बी इक्वल और निगेटिव, चेक कर लिया। प्लान द सॉल्यूशन, कैसे बनाना होता है प्लान, हियर वी डिसाइड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग एनी कोड। तो सबसे पहले हम उसका सॉल्व करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ टू सॉल्व, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट टू डू, थिंक द स्टेप नीडेड टू रीच द आंसर, break the problem into smaller parts, choose a simple method, or write special steps in a plan language or pseudocodes। एग्जाम्पल प्लान क्या हो सकता है, रीड ऑल नंबर्स, कंपेयर देम वन बाय वन, एंड स्टोर द लार्ज नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट्स। ऐसे एग्जीक्यूट द प्लान, दिस स्टेप इज अबाउट डूइंग द वर्क। व्हाट टू डू, कन्वर्ट द प्लान इनटू प्रोग्राम्स। सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है आपके प्लान को प्रोग्राम में। फॉलो द स्टेप carefully, टेक इनपुट करेक्टली और प्रोड्यूस आउटपुट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। एग्जाम्पल दे रखे हैं,
एंड रिव्यू एंड चेक द सॉल्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। पूरा जब एग्जीक्यूट हो गया, वी चेक वेदर द सॉल्यूशन वर्क्स प्रॉपरली, वो सही आंसर दे रहा है या कोई उसमें चेंजेस है। टेस्ट द प्रोग्राम with different inputs, check edges cases, make sure the output is correct, improve the solution if needed. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम है तो वो कितना स्पेस और टाइम ले रहा है। मान लीजिए आप बैंक गए, तो बैंक के अंदर मान लीजिए कोई प्रोग्राम, बैंक के अंदर आपने करेंसी निकाली, और वो करेंसी निकाल के जैसे ही आपने एंटर कराया अपना एटीएम, और 20,000 आपने निकालना चाहा, जैसे ही वो उसने काउंट करा वो लाइट चली गई, यानी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। लाइट चली गई नहीं मतलब स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आपने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट्स वेट करा, और क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आ गई, आए नहीं पैसे। आपके पास मोबाइल था नहीं, पैसे कट चुके हैं। आप घर आ गए, जैसे ही घर देखा आगे अपने मोबाइल, पैसे कट। थोड़ी देर बाद दूसरा पर्सन जाता है, और जैसे ही वो जाता है एंटर करता है, वो स्क्रीन सही होती है, और तुरंत ही 20,000 निकल के उसे मिल जाते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम इन द एल्गोरिथम्स। की एल्गोरिथम्स आपकी टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका कोई ऐसी ऐप आपने डेवलप करी जो 10 GB का स्पेस ले रही है मोबाइल में, तो क्या ऐसी स्पेस आप बना तो लेंगे, लेकिन क्या वो डाउनलोड हो पाएगी आपके मोबाइल्स में? तो हमें स्पेस और टाइम के रूप में देखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करनी पड़ती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोज विथ इनपुट साइज। जैसे मैंने एक एल्गोरिथम लिए, सम करा है एन नंबर्स का, रीड एन सम इज इक्वल टू 0, आई का लूप एक 1 से एन तक चला है, सम का लूप सम से सम प्लस आई तक चला, प्रिंट सम करा दिया। तो इसमें मैंने कैसे कैलकुलेट करा, देखिएगा, रीड एन, देखिएगा, रीड एन और सम इज इक्वल टू 0, तो ये तो सिंगल लाइक स्टेटमेंट से है। सबसे पहले हमारा फॉर 1 से एन तक चलेगा, तो ये n+1 लूप चलेगा पहले, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एन बार चलेगा, और प्रिंट कितना करेगा, ये n टाइम्स करेगा। इसके बाद फॉर लूप कर क्या होगा, इंक्रीमेंट भी होगा, तो इंक्रीमेंट भी आपका n टाइम्स हो रहा है। तो ये कितनी बार चल रहा है, 3n+1, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। 3n+1 का मतलब ऑर्डर ऑफ n ही हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख लीजिएगा, ऐसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका स्पेस कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1 पे लाए। एक्सप्लेन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, डिस्क्राइब द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है आपकी, इज ए प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी इन विच लार्ज प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड मैनेजेबल मॉड्यूल्स में। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, ईच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। Each model has a single responsibility, can be developed, tested, and maintained independently. Interact with other modules through well-defined interface. So that's the property of the each module. Modular programming में find the sum of n natural numbers. मान लीजिए n natural numbers का हम आपको सम करना है, तो इनपुट मॉड्यूल, प्रोसेस मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल हमें बनाने पड़ेंगे। तो बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की। टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स विद द मेन प्रॉब्लम एंड ग्रेजुअली ब्रेक इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स until each part of becomes simple enough to implement. Also known as step by step refinement. टॉप डाउन यानी कि मतलब इस टॉप से चलना और बॉटम तक चलना। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम, divide into major modules, subdivided module into similar submodules, and continues until each module is easily programmable. ऐसी बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट होती है विल स्मॉल बेसिक कंपोनेंट्स एंड इंटीग्रेट देम, जोड़ते जोड़ते ऊपर तक पहुंचना होता है, फ्रॉम द लार्जर मॉड्यूल्स फाइनली कंप्लीटिंग द फुल सिस्टम। Develop basic utility model, test individual model, combine module, and build complete system. नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्चिंग। सर्चिंग क्या होती है, तो सर्चिंग एक टेक्निक है जिसमें हमें अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो उसमें हमें कोई चीज सर्च करनी होती है। हमारे पास डेटा दिया होता है बहुत सारा, उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये इसके अंदर अवेलेबल भी है या नहीं है। तो दैट्स आर एसेंशियल टूल्स इन कंप्यूटर साइंस यूज टू लोकेट स्पेसिफिक आइटम विद इन ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा के अंदर वो आइटम अवेलेबल है या नहीं है। वी आर मेनली गोइंग टू फोकस अपॉन सर्चिंग इन द एन एरे। व्हेन वी सर्च एन आइटम इन एरे, देयर आर टू मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम्स, एक तो लीनियर होती है, एक बाइनरी होती है।
अब लीनियर सर्च वो होती है जिसमें क्या होता है, स्टार्ट करते हैं बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट से और कंटिन्यूस अंटिल द डिजायर्ड एलिमेंट हमें मिल नहीं जाता, तब तक हम चलते रहते हैं। और जैसे ही वो मिल जाता है हम हमारी लिस्ट वहीं स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। तो स्टार्ट बाय वन हम सिक्वेंशियल, इसे हम सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और ऑल एलिमेंट वन बाय वन चेक होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, सपोज वी आर गिविंग एन एरे 10 एलिमेंट्स, वी आर टू सर्च 72। अब 72 सर्च करना, तो सबसे पहले 72 को कंपेयर करेंगे 23 से, फिर 55 से, 11 से, फिर 34 से, 39 से, 85 से, आगे 57, 34, 56 और 81 से। जब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। एक एरे, एक एल्गोरिथम बना दिया मैंने इसकी, सिंपल देख लीजिएगा। एक आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमें एक डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं दो दो पार्ट में, और फिर हम चेक करते हैं। अब जो दो पार्ट डिवाइड करते हैं, जैसे वो मिड, एक मिड बन जाता है, दो पार्ट मिड से डिवाइड कर देते हैं। लिस्ट को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, और जो मिड निकलता है उससे कंपेयर करा जाता है वो एलिमेंट जो हमें सर्च करना। तो ये प्रोसेस आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। जैसे ये लिस्ट है, हमने मिड निकाला 0 और 1, 0 और 1, 9 को जोड़ा और मिड आ गया 4। तो A4 पे 39। अब हमने वो एलिमेंट कौन सा सर्च करना था, 72। क्या 39 है, 72 नहीं? तो लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो गई, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट अब हमें चेक किस में करना है, ये वाले पार्ट में। तो अब लो क्या बन गया, A5। लो क्या बन गया, 5, और हाई तो 9 है ही। फिर से मिड निकाला इसका हमने, जैसे ही मिड निकाला तो 7 मिला, तो A7 पे कौन सा, 69। तो हमने फिर से कंपेयर करा, क्या 72 69 के बराबर, नहीं। देन फिर लो क्या बड़ा है इससे, तो लो क्या हो गया, 8, और हाई क्या हो गया, 9। फिर इसका मर्ज निकाला 72, और देखिएगा 72 फाउंड हो। तो ये दो टाइप की सर्चिंग है, एक में लीनियर सर्च, और लीनियर सर्च में एलिमेंट्स जो होते हैं शॉर्टेड भी हो सकते हैं और अनशॉर्टेड भी हो सकते हैं। बट बाइनरी सर्च में जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स सारे शॉर्टेड होंगे, तभी आप बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। नहीं है तो आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे शॉर्टिंग टेक्निक से। बाइनरी सर्च का एक एग्जांपल देखिए, अगर मिड निकाला और मिड से कंपेयर करा, अगर लिस्ट में एलिमेंट सही बड़ा है तो आप हाई पे जाएंगे, और लो है तो लो वाले पे आ जाएंगे। पैलिंड्रोम नंबर्स कैसे, देखिएगा मैंने बहुत सारे प्रोग्राम से पैलिंड्रोम नंबर्स का प्रोग्राम पढ़ लेना आता है कई बार। प्राइम नंबर्स के भी आए हुए हैं प्रोग्राम्स, एमिकेबल नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, फैक्टोरियल, इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, ये कर लेना। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें, सीरीज के, स्टार्स के, जो भी आपको प्रोग्राम दिख रहे हैं आप करके जाएं। वैसे इतने टिपिकल प्रोग्राम्स आते नहीं है, सिंपली आएंगे कोई ना कोई। राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल हम व्हाइल लूप को कहते हैं, और एग्जिट कंट्रोल किसे कहते हैं, डू व्हाइल, याद होना चाहिए। व्हाइल और डू व्हाइल का मैंने डेमोन्स्ट्रेट पहले दे रखा है, आप देख लीजिएगा। एंट्री कंट्रोल लूप, द कंडीशन इज चेक बिफोर एंटरिंग द लूप, उसे हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसका एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी बता रखा, व्हाइल लूप का सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जिट में क्या होता है, आपको सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लूप, द लूप बॉडी एग्जीक्यूट फर्स्ट, लूप की बॉडी सबसे पहले एग्जीक्यूट करती है, एंड देन द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर, सो लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो डू वाइल लूप, उस एग्जिट कंट्रोल क्या हो गया, सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। एक एग्जांपल देते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंस्टांसेस। तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटेशनल टास्क that need to be solved. For example, find the shortest route between cities. अब मुझे ये नहीं पता कौन सी cities, between cities, shortest route. Shorting is a list of numbers. लेकिन numbers नहीं दिए हैं, that's the problem. Problems है। The task is to arrange the number in order. अब task क्या है, arrange करना है, number ही नहीं पता। प्रॉब्लम इंस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक इनपुट फॉर ए प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। प्रॉब्लम इंस्टेंस में क्या होता है, हमें डेटा पता होता है। जैसे फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन दिल्ली एंड टू जयपुर, शॉर्ट द एलिमेंट्स 8 3 5 1, डेटा गिवन इज अ स्पेसिफिक इनपुट और शॉर्टिंग प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस। प्रोग्रामिंग अप्रोच है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972
बाय डेनिस रिची, सी लैंग्वेज 70, ये गलत आ गया, 72 बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरीज, इट वाज क्रिएटेड एज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज टू डेवलप फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगर आप देखें, सी से पहले आपकी थी बीसीपीएल, बी लैंग्वेज और ए एल्गोल। सबसे पहले एल्गोल आई थी, फिर बी बीसीपीएल, फिर बी लैंग्वेज, फिर सी। तो ये आपका एक कह सकते हैं इसका रेवोल्यूशन है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, नंबर्स का एडिशन होता है। इसका प्रोग्राम जरूर कर लेना। 0+1 1, 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम देखिएगा, बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, सीरीज के प्रोग्राम्स। मैंने कोई भी प्रोग्राम्स आपके लिए नहीं, खाली थ्योरी क्वेश्चंस लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस छूट भी गए क्योंकि टाइम इतना नहीं है। बहुत एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, पूरी यूनिट्स पढ़ेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी प्लेलिस्ट। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। एक क्वेश्चन और भी है, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स पढ़ लेना जरूर। 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेवलप करे गए थे, जिसमें हमारे क्या कहते थे, इसकी तीन बेसिक कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हम साइन ऑफ मैंटिसा करते हैं, बायस एक्सपोनेंट करते हैं, नॉर्मलाइज मैंटिसा करते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन दी है 32 बिट के और 64 बिट के। साइन होता है, एक्सपोनेंट होता है मैंटिसा। मैंटिसा 23 बिट की, एक्सपोनेंट 8 बिट का, साइन 1 बिट का। ऐसी साइन इसमें 1 बिट का, एक्सपोनेंट 11 बिट का, और मैंटिसा 32 बिट की। काम कैसे करते हैं देखिएगा, कोई नंबर दिया है, मैं 32 बिट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। नंबर को आपने नंबर लिख लिया, उसका बाइनरी निकाल लें। अगर डेसिमल के बाद नंबर है तो उसका भी बाइनरी निकाल लें। दोनों को एक साथ लिख लें, और 1 पॉइंट की फॉर्म में 2 की पावर 6 चला जाएगा। देखिए, एक्सपोनेंट की पावर बना ले 2 की पावर। तो साइन बिट क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। साइन क्या है? 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं है। 1 0.0। सिंगल प्रिसीजन में हम क्या करते हैं, बाइज एक्सपोनेंट में हम 127 जोड़ देते हैं। तो 127 + 6 जुड़ के 133 हो गया। तो ये तो एक्सपोनेंट बन गया। 133 को हम बाइनरी फॉर्म में लिख लेंगे। तो नॉर्मलाइज मैंटिसा करनी पड़ी, तो नॉर्मलाइज करने के लिए 0 1 0 1 नॉर्मलाइज मैंटिसा कर लिया हमने। वी विल ऐड 0 टू द कंप्लीट ऑफ द 23 बिट्स। तो हमारा देखिएगा, पहला सबसे पहले 0 हो गया साइन बिट, फिर 1 0 0 1 0, ये 133 आ गया। फिर ये देखिएगा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन, 32 बिट का, 32 कितना कह रखा था, 23 बिट का एक्सपोनेंट आपका वो आ गया। ये आपका 23 बिट्स आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया नॉर्मलाइज मेंटिसा करने के बाद। मेंटिसा कहाँ से आई थी नॉर्मलाइज मेंटिसा? ये देखिएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये है नॉर्मलाइज मेंटिसा। तो वो जो स्टार्टिंग लिखी है, बाकी बिट 0 हो जाएंगे। That is the last question. Thank you. Thank you to all for joining the session. Thank you.